दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर के नायक 2.2 जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का रिवीजन करने वाले हैं और हम लोग इसे क्रम से रिवीजन कर देंगे। और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। यदि आप लोग इससे सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला, खाली स्थान नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है तो कथकली नृत्य है। बात करें कथकली की तो ये जो कथकली के केरल का शास्त्रीय नृत्य है और केरल का अन्य मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार हैं और वहीं पे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9वां जो है वो छऊ है। वहीं पे छऊ की बात करते हैं तो छऊ 3 प्रकार का होता है। पहला जो है मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में होता है, दूसरा है सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में होता है और तीसरा है पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है यह आंध्र प्रदेश का है और यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से लिया गया है, कुचेलपुरम जिले से। और यह जो सत्रिया है यह भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य है और यह 2000 में शामिल किया गया था और इसके संस्थापक की बात करें तो श्रीमद शंकर देव हैं। और यह असम का शास्त्रीय नृत्य है और यह सबसे नया डांस है, लगभग 500 वर्ष पुराना है केवल। और वहीं पर जो भरतनाट्यम तमिलनाडु का यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है जो कि 2000 वर्ष पुराना है। और ओडिसी जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी मणिपुर का है और कथक जो है नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है और कथक को मुगलों ने संरक्षण भी दिया था। वहीं पे हम लोग कथकली की बात करते हैं तो जो कथकली है इसमें कथकली में नायक को पाचा कहा जाता है और खलनायक को काथी कहा जाता है। और कथकली में स्टेप यानी कि मुद्रा की बात करते हैं तो 24 प्रकार की मुद्रा होती हैं। और इसमें श्रृंगार की बात करें तो 5 प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। और इसमें कथकली नृत्य में प्रयोग भाषा मणिप्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो मणिप्रबलम भाषा या संस्कृत और मलयालम भाषा को मिलाकर के बनती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। और यह जो सबसे पहले प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उसके बाद LON यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी कि जिससे अब वर्ल्ड वार न हो। 10 जनवरी 1920 को की गई थी लीग ऑफ नेशन की स्थापना, लेकिन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया 1939 से 45 की तक हुआ था। तो इसके बाद यूएनओ को बनाया गया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। और बात करें यूएनओ के अंग की तो यूएनओ के टोटल 6 अंग है, उसमें से 5 जो है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसी में से एक जो छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे बोलते हैं उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसमें टोटल 15 जज होते हैं। और बात करें यूएन में भाषा की तो इसमें इंग्लिश और फ्रेंच जो है मुख्य भाषा है और अन्य भाषाओं में मंदारिन, अरबी, रसियन, स्पेनिश ये सब अन्य भाषाएं हैं। और बात करें यूएन के चार्टर में चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें टोटल 19 चैप्टर हैं और इसमें आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल टोटल 111 हैं। और जो यूएन है इसकी सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, उसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है और जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं इनका नाम की बात करें तो अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये सब स्थायी सदस्य हैं। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं जो इंडिया है ये कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है तो टोटल 8 बार चुना जा चुका है और पहली बार 1950 में चुना गया था। और जो जापान है टोटल 12 बार चुना जा चुका है यानी कि सर्वाधिक बार जापान चुना गया है। और एक वर्ष में 5 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। वर्तमान में यूएन में सदस्यों की बात करें तो टोटल 193 सदस्य हैं जिसमें से नवीनतम सदस्य साउथ सूडान है। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बात करें अल्फ्रेड नोबेल का जन्म का तो इनका जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1896 ईस्वी में हुआ था। और इनके देश की बात करें तो ये स्वीडन देश के थे। और नोबेल प्राइज़ जो है इसकी घोषणा 1900 में हुई थी, लेकिन यह पहली बार 1901 में दिया गया था।
और यह टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के क्षेत्र में और लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में। और 1969 में छठे नंबर का अर्थशास्त्र में दिया गया था। 68 में घोषणा हुई, 69 में दिया गया। और बात करें इसकी घोषणा की तो अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है, ओस्लो में होती है, लेकिन ये दिया कहाँ जाता है, 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि शांति का नोबल स्टोटिंग संसद जो कि नॉर्वे की है, इसके द्वारा दिया जाता है। और वहीं पे बात करते हैं सबसे कम उम्र में नोबल पाने वाले व्यक्ति की, तो मलाला यूसुफजई हैं। ये 17 वर्ष की उम्र में यह नोबल पुरस्कार प्राप्त किए थे, 2014 में इनको मिला था। इनकी बुक की बात करते हैं तो वी आर डिस्प्रेस्ड इनकी प्रमुख पुस्तक है। और सबसे अधिक उम्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति तो 97 वर्ष की उम्र में गुड एनफ को मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1911 में शुरू किया गया था। ये जो हवाई परिवहन शुरू किया गया था, यह हवाई डाक सेवा के लिए शुरू किया गया था। यह प्रयागराज से नैनी तक के लिए था। और प्लेन की नाम की बात करते हैं तो हेबर बाई प्लेन है। नेक्स्ट है कि 1932 में ही टाटा एयरलाइंस की स्थापना भी हुई थी। फिर 1946 में इसका नाम बदल करके एयर इंडिया हो गया। हवाई परिवहन जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। और भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू जो कि मुंबई में 1928 में बना था। और वहीं पे बात करते हैं कि सबसे बिजी एयरपोर्ट भारत के, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, सबसे बिजी एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ा एयरपोर्ट की बात करते हैं तो राजीव गांधी जो कि हैदराबाद का है, यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और वहीं पे 100वें नंबर के एयरपोर्ट की बात करते हैं तो पाक्योंग जो कि सिक्किम में स्थित है। और वायुयान एक्ट की बात करते हैं तो 1934 में वायुयान एक्ट आया था। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विश्व का एयरपोर्ट तो कोचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना जो है 11 के अनुसार 10 की वृद्धि दर थी, तो 17.64% थी। और वहीं पे 1961 से 71 में 24.80% थी। और सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई थी 1961 से 71 के दौरान ही। और 1911 से 21 में सबसे कम 10 की वृद्धि हुई थी। 2011 की जनगणना के प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व 382 था और लिंगानुपात 943 था, बाल लिंगानुपात 919 था। और उस समय जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। और भारत की साक्षरता टोटल 74.04% है, जिसमें से मेल की साक्षरता 82.10% है और फीमेल की साक्षरता 65.46% है। और जो ये 2011 की जनगणना थी, इसका डाटा जो रिपोर्ट थी वह 31 मार्च 2011 को आए थे। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है, तो यह केवल टेस्ट मैच से संबंधित है। T20 में पावर प्ले होता है, टोटल 6 ओवर तक का होता है और एक बॉलर 4 ओवर तक फेंक सकता है। ODI की बात करते हैं तो एक बॉलर 10 ओवर तक फेंक सकता है। और DLS की बात करते हैं तो डेकवर्थ लुइस मेथड इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग बारिश जब हो जाती है तो मैच का निर्णय निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बार 1997 में जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड की टीमों के बीच में इसका प्रयोग किया गया था। और DRS जो है यह डिसीजन रिव्यू सिस्टम इसे का फुल फॉर्म है। यह 2008 में प्रयोग किया गया था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के दौरान किया गया था। और पहले खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हैं जो आउट हुए थे DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम से। T20 फॉर्मेट के पहले कैप्टन भी वीरेंद्र सहवाग थे और ODI के पहले कप्तान अजीत वाडेकर थे। टेस्ट मैच जो है 5 दिन का होता है और इसमें टोटल 90 ओवर होता है। इसमें लंच टाइम की बात करते हैं तो 40 मिनट होता है, टी ब्रेक 20 मिनट का होता है, इवनिंग ब्रेक 10 मिनट का होता है। और ODI में लंच टाइम नहीं होता है और इसमें इवनिंग ब्रेक जो होता है 40 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेत समाधि उपन्यास की लेखिका हैं, तो गीतांजलि श्री हैं और इन्हें 2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था इसी पुस्तक के लिए। और इस रेत की समाधि पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल ने किया था। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो है यह शुरू 2005 में हुआ था और
जो बुकर या फिर इसे मैन बुकर अवार्ड, यह जो है 1969 में शुरू हुआ था। ये दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं। ये जो गीतांजलि श्री हैं, इनकी अन्य पुस्तकों की बात करते हैं तो रोहित और द एम्प्टी स्पेस इनकी प्रमुख पुस्तक है। और झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक की बात करते हैं तो द लोलैंड और द नेमसेक और वेयर अबाउट इनकी प्रमुख पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया गया था। कोलकाता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की बना 1774 में बना था और इसके चीफ जस्टिस एलिजा एम्प्रे थे। और बंगाल का पहला गवर्नर की बात करें तो क्लाइव था। और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और भारत का गवर्नर जनरल बैटिंग था। ये जो बैटिंग था ये 1833 के एक्ट से बना था। और भारत का फर्स्ट वायसराय कैनिंग था। यह 1858 के एक्ट से बना था। नेक्स्ट है कि 1773 का एक्ट जो था यह 18 मई 1773 को पेश फ्रेडरिक नॉर्थ ने किया था। और वहीं पे जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था तो इससे दो संस्था बनी थी। एक का नाम था BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे और इनका कार्य व्यापारिक मामलों को संभालना था। और वहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसमें 6 सदस्य थे। इनका काम राजनीतिक मामलों को संभालना था और इसको धन भारतीय राजस्व से मिलता था। 1813 का जो एक्ट है इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार खत्म कर दिया गया और ईसाई धर्म का प्रचार को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत सरकार एक्ट 1919 आधारित था। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था और इसके अनुसार प्रांतों में द्वैत शासन को शुरू किया गया और भारत में विधान परिषद में 2 सदस्य बने थे। दो सदन बने थे और इसमें से जो उच्च सदन था उसे राज्य परिषद कहते हैं। इसमें 60 सदस्य होते थे और जो निम्न सदन था इसे केंद्रीय विधानसभा कहते हैं। इसमें टोटल 145 मेंबर होते थे। वहीं पे है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का होना अनिवार्य हो गया था 1919 के एक्ट से ही। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 के एक्ट जो था इससे केंद्रों में द्वैत शासन शुरू हो गया और प्रांतों में समाप्त हो गया था और प्रांतीय सरकार बनी थी 1937 में बनी थी। और वर्मा को भारत से अलग 1937 में कर दिया गया था और संघीय अदालत की स्थापना 1937 में हुई थी। इसमें टोटल जज की बात करें तो 7 थे, उनमें 1+6 का फॉर्मूला था। तो एक चीफ जस्टिस होते थे, उनका नाम मॉरिस ग्वेयर था। और RBI की स्थापना भी 1935 में हुई थी। ये सब टोटल काम 1935 के एक्ट से हुए थे। और वहीं पे शक्तियों का विभाजन भी हुआ था। इसमें 3 भागों में विभाजन हुआ था। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया था। और माउंटबेटन योजना या फिर इसी को हुई डिकी बर्ड्स प्लान या फिर बाल्कन प्लान भी कहते हैं, या 3 जून 1947 को आया था। इसे बाल्कन प्लान नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने किए थे। और इसमें बात करते हैं वास्को डी गामा की, तो यह भारत 1498 में आया था, फिर दूसरी बार 1502 में आया, फिर तीसरी बार 1524 में आया था, फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरे नंबर पर डच लोग आए थे, फिर तीसरे नंबर पर ब्रिटिश लोग आए थे, चौथे नंबर पर फ्रांसीसी आए थे। वहीं पे बात करें पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की, तो 1503 में कोच्चि में खुली थी और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में खुली थी। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। और भारत आने वाले दूसरा पुर्तगाली की बात करते हैं तो 1500 में पेट्रो कैब्रेल और वार्थोलोम्यू डियाज आया था। और यह वार्थोलोम्यू जो डियाज था इसी ने ही ब्राज़ील के रास्ते की खोज की थी। और पुर्तगाल का पहला गवर्नर की बात करें तो अल्मीडा था। और अल्मीडा के प्रमुख कार्यों में ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने ही लागू किया था और कार्टेज सिस्टम को भी लागू किया था।
और सेकेंड गवर्नर की बात कर रहे हैं पुर्तगालियों की तो अल्बुकर्क था, इसने 1509 से 1515 तक रहा था और 1510 में ही इसने गोवा को जीत लिया था। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक भारत में थे, फिर इन्हें 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जारी किया था। और इस एक्ट के अनुसार जो चार्टर दिया गया था उससे 15 वर्षों का एकाधिकार इनको मिला था। और वहीं पे जो कंपनी बनी थी इस 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ने मिलकर बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और भारत में शासक उस समय अकबर का शासन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो टोटल 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है। वहीं पे बात करते हैं भारत की तट रेखा की तो 7516.6 किलोमीटर भारत की तट रेखा है। और पश्चिमी तट पर राज्यों की बात करते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है। और वहीं पे पूर्वी तट पर राज्यों के नाम तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। और सबसे लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात की है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है? तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट को। और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। और भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु है। और भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। और उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत के देशांतर विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई टोटल 3214 किलोमीटर है। और भारत की पूर्व से पश्चिम की टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और भारत में प्रधान मध्याह्न रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भी कहते हैं इस रेखा को। यह टोटल यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क था कि भारत में कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? तो आरबीआई था। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में सर ने टोटल 20 ही क्वेश्चन लिए थे। आप लोगों को यह रिवीजन का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे हम लोग इसे कंटिन्यू रख सकें। और जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को यह अच्छा लगेगा, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम लोग इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।